रहने की खातिर दे दिया है। मेरा कमरा, आश्चर्य से आंखें फैल गई थी उनकी। दे नहीं दिया है, बस जितनी जल्दी डेरा मिल जाएगा खाली कर देंगे। अच्छे लोग हैं, आप नहीं थे तो घर सूना सूना लगता था। 8वें रोज गिरिजी ने सुबह सुबह दोनों बेटों को अपने पास बुलाया और कहा, देखो हम आज पुनः गांव जाना चाह रहे हैं। यहाँ ना तो मेरा मन लग रहा है और न मेरे रहने लायक पोजीशन है। क्या दिक्कत हुई बाबूजी? पूछा था बड़े बेटे ने। देखो बनो मत, मेरा कमरा जब तक खाली नहीं होता मेरे लिए यहाँ टिकना संभव नहीं है। बाबूजी, उस कमरे के बगैर भी तो आपको किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं हुई। यहाँ हॉल में भी तो आप कितने आराम से रह रहे हैं। दही में चीनी मिलाते हुए छोटे बेटे ने भी पिताजी से कहा, बल्कि बाबूजी का हॉल में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। घर में चहल पहल रहता है, ऊपर से घर में 2000 रुपये की आमदनी भी तो हो रही है। यह क्या अच्छा नहीं लगता है बाबूजी को? अच्छा तो घर की कमाई, दुकान की कमाई सबको अच्छा लग रहा है, पर अच्छाई को हम ओढ़ या बिछा तो नहीं सकते। इसके लिए तो हमें मेरा कमरा ही चाहिए ना। गिरिजी की इन बातों को से दोनों बेटे सहम गए। बहू बीच बचाव में बोली, बाबूजी ठीक ही तो कहते हैं, इनका कमरा जल्दी खाली होना चाहिए। बाबूजी अभी आप गांव जा ही रहे हैं, अब कि जब भी लौटिएगा आपको आपका कमरा खाली मिलेगा। वही तो एक रूम एक्स्ट्रा है, इसके बगैर घर का काम नहीं चल सकता। उसी से तो बाबूजी सहित आए गए सबका काम चलता है, छोटे बेटे ने कहा था। बड़े बेटे ने औपचारिकता सी निभाई। ठीक है भाई, अभी बाबूजी को गांव जाने दिया जाए, आएंगे तब देखा जाएगा। देखा जाएगा नहीं, खाली रहना चाहिए। गिरिजी का लहजा सख्त था। जी खाली रहेगा, आप ज़्यादा लोड मत लीजिए। खैर, इन तमाम खुली खुली बातों के बाद गिरिजी गांव लौट गए। आषाढ़ का महीना था, गांव में धन रोपनी चल रही थी। गिरिजी भी धन खेती और रोपनी के गीतों में ऐसे उलझे कि पूरी बरसात लगभग गांव में ही कट गई। सर बाजार से रुपया कमाकर लौटे लोगों का गांव में अलग ही रुतबा हुआ करता है। सिर्फ खेती किसानी पर पल रहे लोगों की पांत में इन्हें हंस का दर्जा मिलता है। 4 रुपया खर्च करने वालों को सम्मान और साथियों की कमी नहीं रहती। गिरिजी तो चीज़ ही कुछ अलग थे। फिर कहना क्या, 4 गांव के लोगों से मेलजोल बढ़ा चुके थे। दिन भर कहीं न कहीं व्यस्त रहते। सुबह शाम भाई भतीजे गिरिजी को हथेली पर बिठाए रखते। गिरिजी की ओर गांव वाले घर में 1500 रुपये का अतिरिक्त व्यय होने की वजह से दालान में एक नई चमक सी लौट आई थी। गांव पड़ोस के 2-1 लोग दरवाजे पर आते जाते रहते। यह घर के तमाम लोगों को अच्छा लगता था। गिरिजी के गांव आगमन के बाद से परिवार की बढ़ी हुई प्रतिष्ठा को देखते हुए गिरिजी के एक भतीजे ने खुद को आगामी चुनाव के लिए मुखिया का उम्मीदवार तक घोषित कर दिया। बरसात बीतते ही गिरिजी का मन पुनः हजारीबाग लौटने, अपने मित्र परिवार से मिलने के लिए मचलने लगा। बगल वाले पांडे जी के बेटे का वरक्षा कार्यक्रम का न्योता भी था। मटवारी दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों का भी फोन आया था, बाबा पूजा से पहले आ जाइए, आपके बगैर बड़ा कष्ट हो रहा है। दोनों बेटों से भी कई बार फ़ोन पर बातें हुई थी। जी बाबूजी, सब ठीक ठाक है, चल रहा है। क्या तुम्हारे दोस्त को घर मिला भी तो नहीं, पर मिल ही जाएगा। नहीं, ऐसा नहीं चलेगा, हमारे आने से पहले कमरा हमें खाली चाहिए। इस पर बहू ने फ़ोन लेते हुए कहा था, बाबूजी आप नाहक जिद कर रहे हैं, वे लोग घर मिलते ही चले जाएंगे, आप आइए ना। आपको कोई तकलीफ़ होगी तब ना कहिएगा। हाँ एक बात और, अगर वे लोग हैं भी तो कुछ देकर ही हैं, जिससे घर चलाने में आपके बेटों को थोड़ी सहूलियत मिल रही है। नहीं, ये सब ठीक बात नहीं है। नहीं बाबूजी, आप समझते नहीं हैं, महंगाई काफ़ी बढ़ी हुई है, घर गृहस्थी चलाना बड़ा कठिन हो रहा है। छोटे जी का घर पर कोई ध्यान भी नहीं है, ऐसे में सारा बोदरेसन अकेले इनको ही उठाना पड़ता है। किराए का 4 पैसा ही तो है जो जमा हो जाता है, और हम खर्च हो रहे हैं सो। गिरिजी ने तल्ख स्वर में कहा था, और हम खर्च हो रहे हैं सो। गिरिजी ने तल्ख स्वर में कहा था, बाबूजी आप ऐसा क्यों बोलते हैं? गांव पर रहना, मन लगना कोई खर्च होना होता है। गांव से चाचा आए थे, कह रहे थे आप वहां काफ़ी खुश रहते हैं। वैसे भी आप तो अब अधिक वहीं रहने लगे हैं, गांव पर ही। ऐसे में एक बंधी बधाई आय को बंद करने पर क्या मिलने वाला है? छोड़िए, आप आइए, आपको यह सब
अब लोड लेना नहीं है, यह हमारी जवाबदेही है। बहू बेटे से इस टेलीफोनिक वार्तालाप ने गिरी जी को चिंता में डाल दिया था। एक ने घर पर, दूसरे ने दुकान पर अपना अधिकार मान लिया था। लाभ हानि का पाठ पढ़ाया जा रहा था उन्हें। युग की कौन सी बयार चली है, क्या कहा नहीं जा सकता। खैर चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। सोचा था उन्होंने फिर से गिरी जी के लिए सोने की वही जगह। फ़र्क इतना था कि इस बार हॉल में फोल्डिंग की जगह दीवान, एक 3 फीट का गोदरेज और हॉल में ही टीवी लगा दी गई थी। अर्थात अब गिरी जी के लिए यही स्थान फाइनल हो गया था, जिसे गिरी जी का स्वाभिमान स्वीकारने के लिए कतई तैयार नहीं था। इस बार गिरी जी लगभग 1 महीने अर्थात दशहरा भर हजारीबाग में रहे, पर सब काम करते हुए भी काफ़ी गंभीर और असहज महसूस करते रहे, मानो कोई बड़ा निर्णय लेने की उलझन में हो। और आखिरकार वह निर्णय सामने आ ही गया। पांडे जी से यह बात करने में गिरी जी को सप्ताह भर का समय लग गया। पांडे जी आप मान जाइए, जितनी लागत है उससे 2 लाख कम दीजिए, पर मकान आप लिखवा ही लीजिए, अन्यथा नहीं। नहीं गिरी जी, गुस्सा कभी स्थायी नहीं होता। आज है कल मिट जाएगा, तब फिर आप ही को बहुत बुरा लगेगा। बेचारे बच्चे हैं, गलती हो गई है। नहीं पांडे जी, बच्चे नहीं हैं। आज के ये नए वयस्क हैं जो रातों रात बड़े बूढ़ों को कान काटने पर अड़े हुए हैं। इन्हें इनकी औकात का ज्ञान करवाना जरूरी है, वरना इस आग में अनगिनत घर जल जाएंगे, अनगिनत गिरी जी रोएंगे। आखिर इस दानव से किसी न किसी को तो लड़ना ही होगा। नहीं, हम इस बात को कतई नहीं मानेंगे। जिन बच्चों को अपने हाथ से पाल पोस कर बड़ा किया, लायक बनाया, उनके साथ यह व्यवहार हमसे नहीं किया जाएगा। पांडे जी आप झूठ मूठ की संवेदना में पड़ रहे हैं। मेरे मरने के बाद यह पैसा इन्हीं को मिलेगा, यह मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। पर इन्हें इनकी हकीकत से का ज्ञान यदि हम जैसा बाप नहीं करवाएगा, तो क्या कोई जर्जर बूढ़ा पेड़ से कटा हुआ बाप करवाएगा। रिटायर होने से क्या गिरी इतना कमज़ोर हो गया कि गिरी इतना कमज़ोर हो गया? नहीं नहीं पांडे जी, गिरी अपने गांव घर जवार में अभी पूरी तरह जुड़ा हुआ है। मैं कोई कोरा शहरी बाबू नहीं हूँ। पूरा गांव सर पर उठाने को तैयार है। ये छोकरे हमें समझते क्या हैं? और फिर मैं तो आपसे कह ही चुका हूँ, इन्हें साल भर तक कानों कान पता नहीं चलना चाहिए। 2 साल तक मेरे पैसे से इन्हें इसी घर में रहने भी देना है। आगे भी चाहें तो किराया देकर आपसे समझौता करके आपको बाप का दर्जा देकर किराएदार की तरह लंबे समय तक बने रह सकते हैं। नहीं गिरी जी, और इतना पैसा तुरंत मैं लाऊंगा कहाँ से? अरे पांडे जी, रिटायरमेंट का पैसा अभी तो आपको मिला है। मुस्कुराते हुए, कोई जाने न जाने गिरी सब जानता है। और फिर थोड़ा बहुत घटेगा भी तो अभी अभी आपने बेटे की शादी तय की है। बेटा बैंक में पीओ है, सो तो हो जाएगा, मगर दुनिया क्या कहेगी हमारी दोस्ती पर? दोस्ती की इससे बड़ी मिसाल क्या होगी कि दोस्त ने दोस्त के प्राण की रक्षा की। आप तो जानते ही हैं कि मेरे पास इस घर के सिवा और कोई नगद नारायण नहीं है। शायद इन्हीं रुपयों के बल पर गांव में अपने परिवार के साथ 10-20 साल जी लूँ। बैंक ब्याज मेरा फिर तो बता ही दिया हूँ, मूलधन इन्हीं को छोड़कर मरूंगा। चलिए तो ठीक है, आप जैसा चाहते हैं वैसा ही होगा। गिरी जी ने 25 लाख रुपए में अपना मकान पांडे जी को बेच दिया। गिरी जी ने 25 लाख रुपए में अपना मकान पांडे जी को बेच दिया। 4000 महीने के हिसाब से 2 साल का किराया 1 लाख उन्हीं के पास जमा भी छोड़ दिया, इस शर्त के साथ कि साल भर बाद इन्हें यह घर बिकने की बात बतानी है और 1 साल और बाप के ही पैसे पर रहने भी देना है। बाकी का व्यवहार सहृदय मकान मालिक की तरह करना है। घर की गुपचुप रजिस्ट्री से पहले वाली रात को गिरी जी ने खुद ही रात भर खुद से लड़ाई की थी। पत्नी का मासूम चेहरा रात भर आ जाकर सामने लग रहा था। मरता क्या न करता। स्वाभिमान और युग पर इस बदचलनी के बढ़ते प्रभाव को सबक सिखाने की बेचैनी ने गिरी जी को काफ़ी संबल प्रदान किया था। दूसरे दिन निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रजिस्ट्री हुई। गिरी जी ने अपने 2 खातों में 24 लाख रुपए जमा किए और सीधे बस स्टैंड से घर के लिए रवाना हो गए, अर्थात गांव वाले घर के लिए। बस पर बैठने के बाद गिरी जी ने बहू को फ़ोन पर घर जाने की सूचना भी दे दी। जी बाबूजी कहकर बहू ने प्रणाम भी किया, पर घर जाने का कारण तक नहीं पूछा। मानो बाबूजी तो जंजाल थे जो बीच बीच में आ जाते थे। जा रहे हैं तो अच्छा ही है। इसके बाद जो हुआ वह तो गजब का दिलचस्प मामला है। गिरी जी ने गांव में अब ऐलान कर दिया कि अब स्थायी रूप से यहीं रहना है। उनका शहर बाजार से अब कोई नाता नहीं है। दूसरे ही दिन गौशाला की रिपेयरिंग का काम आरंभ हुआ।
2 फ्रिजियन नस्ल की गायें खरीदी गई। घर में 30 किलो दूध का इंतजाम हो गया। 20 किलो पास पड़ोस के में बिक्री के लिए और 10 किलो लड़के बच्चों को खाने और दूरा दरवाज़ा पर स्वागत सत्कार के लिए। बड़े भाई से माहवारी सामान मंगाने की इजाज़त भी ले ली और महीने भर का सामान घर पर स्टोर कर दिया। दोनों भतीजों की बहुएं और पोता पोती गिरी जी को तलहत्थी पर उठा लिए। खेती गृहस्थी से चलने वाले घर में नगद लक्ष्मी के आ जाने से जो रौनक आनी चाहिए गिरी जी के घर में नजर आने लगी थी। दरवाजे पर अच्छी कुर्सियां, नई चौकी आदि लगाई गई। गांव वाले घर में सामने का पक्का दरवाज़ा दुरुस्त किया गया। खेती के लायक अच्छे बैल खरीदे गए। साल लगते लगते गांव वाले उपेक्षित घर पूरे गांव के लिए आकर्षण का केंद्र बन गया। दरवाजे पर चाय पानी का इंतजाम हो तो गांव में बैठने बतियाने बोलने वालों की कमी नहीं रहती। हाँ, इस बीच साल लगते देख गिरी जी ने अपने मुस्तंडे भतीजों को हजारीबाग का सारा हाल समाचार भी बता दिया और यह भी हिदायत दे दी कि ये लुच्चे हमारे बच्चे नहीं, लुच्चे यदि माया जाल फैलाने रोते बिलखते आए भी तो उन पर किसी प्रकार से रहम नहीं होना चाहिए। सारा साल पूरा होते ही पांडे जी ने फ़ोन पर गिरी जी से बात करने के बाद दूसरे दिन राजीव और संजय को घर खरीदने वाली बात बता दी। फिर क्या था दुनिया के तय नियम के अनुसार कोहराम की स्थिति बन गई। पांडे जी द्वारा दिए गए रजिस्ट्री के फोटोस्टेट कागजात से तीनों ने बारी बारी से पढ़ा। पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ, फिर सांच को आँच क्या दोनों बेटा और बहू आ गए औकात में। पांडे चा, ये क्या हो गया, हम तो लुट गए। छोटे बेटे ने कहा, चाचा आप तो कम से कम रोकना चाहिए था, आपको तो कम से कम रोकना चाहिए था ऐसा करने से। पांडे जी ने कहा, हम क्या करते, वो किसी को भी देने के लिए तैयार थे। हमने लाख कोशिश की पर तुम लोग जानते हो उनकी जिद के सामने किसी की एक नहीं चलती आज तक। नहीं चाचा, आपको तो कम से कम हम लोगों को बताना चाहिए था। यह तो अनर्थ हो गया, हम कहाँ रहेंगे, कैसे जिएंगे, आपने नहीं सोचा? सोचने वाले हम होते कौन है बेटा, पांडे जी ने कहा था। सोचना तो तुम लोगों को चाहिए था कि तुम्हारे बाबूजी जिंदगी भर जिए तुम्हारे लिए, वह कहाँ जिएंगे, कहाँ जाएंगे, किन किन के साथ रहेंगे, आपने भी कभी सोचा? बहू ने कहा, चाचा अब आगे क्या करना चाहिए, रास्ता आप ही बताइए, रास्ता आप ही बताइए, हम तो सड़क पर आ गए। बहू, यह तो उस दिन विचार करना चाहिए था जिस दिन गिरी जी को आप सब ने मिलकर सड़क पर अर्थात बरामदे पर उतार दिया था। जाइए, गांव जाइए, वहीं से शायद कोई रास्ता निकले। दिन रात की सलाह और विलाप के बाद दूसरे दिन दोनों बेटे गांव के लिए रवाना हुए। घर पहुंचते ही सीधे बाबूजी पर उबल पड़े। क्या बाबूजी, पांडे चा क्या कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं? गिरी जी ने शांत लहजे में पूछा। आप उनके हाथ घर भेज दिए हैं? हाँ तो यह आप कैसे कर सकते हैं, पगला गए हैं क्या? काहे, घर मेरा था, मैंने बेच दिया, इसमें पगलाना कैसा? देखिए बाबूजी, यह आपने ठीक नहीं किया, इसका नतीजा ठीक नहीं होगा। अभी गिरी जी कुछ बोलते ही कि उनके चारों भतीजे लाठी लेकर नामुराद हो कर चिघाड़ उठे। खबरदार जो एक शब्द भी मुंह से निकाला, भतीजों की चीख निकली, खबरदार जो एक शब्द भी मुंह से निकाला, नालायक कहीं का, आंख क्या दिखा रहा है, भागता है यहाँ से कि नहीं, दोनों की टांग तोड़ कर रख दूंगा। मौके की नजाकत को क्षणों में भापते हुए बड़े बेटे ने कहा, छोटे भाग, लगता है बाबूजी वह बाबूजी नहीं रहे। छोटे ने कहा, मामला गड़बड़ लगता है, बाद में देख लेंगे। दोनों उल्टे पैर भागने ही वाले थे कि भागते भागते भी उनकी पीठ पर 10-5 लाठियां जड़ दी गई। दोनों भाई जान बचाकर गांव से भागते नजर आए। जब तक वे नज़र से ओझल नहीं हो गए, बाबूजी की आवाज़ गूंजती रही, कहते रहे, कुत्तों, जीवन भर की कमाई खाकर भी पेट नहीं भरा तो हड्डी चाटने यहाँ पहुँच गए। क्या समझा था चाचा निर्वंशिया हैं? 2 मर भी गए तो 10 अभी जिंदा हैं। जिंदा समझ क्या रखा है कुल कलंकियों, समझ क्या रखा है कुल कलंकियों। आज ये कहानी जो मेरी खुद की लिखी हुई कहानी थी और इस चाक पर कुम्हार संकलन में संकलित है, आज आशिफ के कहने पर मैं अपनी कहानी आपको सुनाया हूँ। विश्वास है मेरी खुद की लिखी कहानी जो देश भर में पढ़ी गई, पहचानी गई, बहुत लोगों द्वारा रंगमंच पर भी मंचित की गई ये कहानी आज आपको सुनाकर मैं प्रसन्न हूँ। विश्वास है अपनी कहानियाँ भी अपने बीच से ले लेकर बीच में आऊँगा।
बशर्ते आपको मेरी कहानियाँ कैसी लगी, मेरी अपनी कहानी कैसी लगी, इसको आप अपने कमेंट बॉक्स में लिखेंगे और हो सके तो अपने मित्रों को पढ़ाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।